जी श्रीनिवासन जी वो नहीं आ पाए, इसलिए मैं चाहता हूँ उन विषयों को रखूं आपके पास। विषय कनिष्ठ है, औषधियों का इंटीग्रेशन, लेकिन कुछ उदाहरण से हम आसानी से इस विषय को समझ सकते हैं। हम सभी जिस गांव में रहते हैं या जिस शहर में रहते हैं, एक गांव का उदाहरण देता हूं। हमारे गांव में मान लो एक पुलिया है, ब्रिज है जो, और वो टूट गया, क्या परिणाम आएगा? यातायात अवरुद्ध हो जाए, ट्रैफिक जाम हो जाए। आज प्रक्रिया क्या है कि गांव का पुलिया टूट गया, ट्रैफिक जाम हो गया, तब लोग क्या करते हैं? कुछ अपनी तरकीब निकाल करके बगल से कहीं से रास्ता ढूंढ के चले जाते या रूट डाइवर्सन हो जाता है करते हैं। और फिर उसकी शिकायत जाती है पंचायत ऑफिस में कि भाई गांव का पुल टूट गया है, इसको रिपेयरिंग कर दो। पंचायत ऑफिस कहता है कि हाँ पैसा नहीं फंड, तो वो फाइल आगे जाती है कलेक्टर के पास। कलेक्टर जी देखते हैं इसमें तो बहुत धन लगने वाला है कि हमारे पास भी पैसा नहीं है, तब जाता है राज्य सरकार के पास, इसमें तो बहुत खर्चा है, राज्य सरकार चाहे तो फिर बनवा दे। तो ये सारी क्रिया प्रक्रिया में 3 महीना 6 महीना साल भर नहीं लग सकता है। तो साल भर तक या 3 महीने तक 6 महीने तक स्थिति क्या रहती है? लोगों को बहुत तकलीफ होता है। रोड टूट गया है तो लोग डाइवर्ट होकर के जाते हैं या कुछ दूसरा वैकल्पिक रास्ता। आप देखते हो कहीं कोई ब्रिज टूट जाता है तो वर्षों वर्षों तक लोग तकलीफ झेलते रहते हैं। क्यों नहीं बन पाता? पैसा नहीं है। राज्य सरकार से भी नहीं हुआ तो फाइल फिर केंद्र सरकार के पास जाती है, वहां से कोई योजना आकर के बन जाए। यहां पर एक दूसरी स्थिति पर हम विचार करें। दूसरी स्थिति यह है कि गांव समृद्ध है, गांव के लोगों में एकजुटता है। अब ये दोनों चीजें भारत के गांव में नहीं है, न तो गांव में समृद्धि है और न ही गांव में एकजुटता है। गांव में अगर एकजुटता है और समृद्धि है तो क्या होगा? पुलिया टूट गई, गांव के लोग आएंगे और श्रम दान से बाईपास बना देंगे तुरंत 2-4 घंटे, ताकि लोगों को असुविधा ना हो। सबसे पहला काम करेंगे बाईपास बनाने की, और तब जाएंगे पंचायत ऑफिस में कि भैया टूट गया, इसको जल्दी से लगा दो, लोगों को असुविधा हो रही है। पंचायत ऑफिस कहेगा जी मेरे पास पूरे पुल बनाने के, ब्रिज बनाने के पैसे तो नहीं है, लेकिन काम शुरू करवा सकता हूं मैं, कुछ लाख रुपए तो है मेरे पास। तो पंचायत ने काम शुरू करा दिया। तब तक वो फाइल कलेक्टर ऑफिस के पास चला गया। कलेक्टर ऑफिस ने कहा पूरा पैसा तो नहीं है, लेकिन आपने जहां तक किया उसके आगे का काम हम शुरू कर सकते। तो कलेक्टर ऑफिस के फंड से थोड़ा सा और काम हो गया और तब तक फाइल पहुंच गई राज्य सरकार के पास। तो जो काम बचा हुआ था राज्य सरकार की मदद से पूरा हो गया। पड़ोसी गांव को पता भी नहीं चला यहां का पुल टूट गया था और कब बन गया। लेकिन आज जो हमारे देश की परिस्थिति है, इस परिस्थितियों में अगर कोई पुल टूट जाता है तो सैंक्शन कराने में 1-2 साल का समय लग जाता है और तब तक लोगों को कितनी असुविधाएं होती है। लेकिन यही यदि हम गांवों को समृद्ध कर दें, गांवों को एकजुट कर दें, तो कोई भी ऐसा संकट आने से गांव के लोग श्रम दान करके अल्पकालिक व्यवस्था कर सकते हैं और गांव का जो छोटा मोटा फंड है उससे काम शुरू हो सकता है और केंद्र सरकार से पैसा आते आते तक पूरा हो जाएगा। ऐसी ही स्थिति यदि हमारे शरीर में हो
तो कितना सुंदर। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति। इसी स्थिति को लाने के लिए पंचगव्य की औषधियों का अन्य औषधियों के साथ इंटीग्रेशन पर विचार किया। इसका इंटीग्रेशन करते मिला, जो सभी एक विचार वाले औषधि हैं, इन सभी एक विचार वाले औषधियों का मिश्रण कर दो। गांव का समृद्ध होना अर्थात हमारा यह शरीर भी एक गांव है और इस गांव में 12 घर हैं, कुछ और घर भी हैं। 12 अंग जो आप पढ़े हैं, ये 12 अंग एक एक घर है। इन 12 घरों का यह गांव है। यदि इन 12 अंगों में अगर एक समझ बन जाए, एकजुटता आ जाए और इन 12 अंगों के पास समृद्धि आ जाए। समृद्धि का मतलब कुछ क्षमता, कुछ एक्स्ट्रा हमारे शरीर में हृदय है। हृदय को काम करने के लिए जितना ऊर्जा चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा ऊर्जा उसको यदि मिल जाए। अगर हमारा शरीर एक ऐसा गांव बन जाए जिस गांव में एकजुटता भी है और समृद्धि भी है। एकजुटता अर्थात हमारे शरीर के सारे अंग एक दूसरे को समझने लग जाएं, और समृद्धि अर्थात उनको काम करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए इससे ज्यादा ऊर्जा उनके पास हो जाए। समृद्धि किसको कहते हैं? हमें घर चलाने के लिए प्रतिमाह 5,000 रुपया चाहिए। आमदनी अगर 6,000 रुपया है तो हमारी समृद्धि है। 1,000 रुपया प्रतिमाह हम बचा लेते हैं। समृद्धि की परिभाषा तो यही है। घर चलाने के लिए हमें 5,000 रुपया चाहिए, आमदनी 4,000 रुपया है, इसको गरीबी कहते हैं। तो हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग हैं, ये यदि समृद्ध हो जाए और एक दूसरे को समझने का भाव आ जाए अंगों में, तब हमारे शरीर के अंदर भी कोई पुल टूट गया तो क्या होगा? कोई पुल टूट गया अर्थात किसी भी अंग में विकार उत्पन्न हो गया तो सारे अंग मिलकर के श्रम दान करके एक बाईपास बना देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि शरीर में ये बीमारी आई थी। अंदर अंदर सब व्यवस्था हो गई, श्रम दान से बाईपास बन गया और तब तक सारे दूसरे अंग थोड़ा थोड़ा जो उनके पास समृद्धि है, थोड़ी थोड़ी जो प्रतिरोधक क्षमता सभी अंगों के पास है, ये ऊर्जा जा करके और जो अंग डैमेज हुआ है उसके रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाएगा। और जैसे ये रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ, शरीर ने सिग्नल दिया कि जी कुछ संकट है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको औषध दी, उस औषध से जो काम होने वाला है हमारे अंगों ने श्रम दान से पहले ही शुरू कर दिया है। तो समझ लो कि वह औषध क्या काम करेगा? स्टेट गवर्नमेंट का बजट। और बड़ा विकार संकट है अगर शरीर में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट आने के समय तक तो फूल का पिलर खड़ा है, डाल दिया। अब कोई भी संकट दूर होता है, कोई भी समस्या जो शरीर का है वो दूर हो जाता है। अभी जो मुश्किल है ना, वो यही मुश्किल है कि हमारे अंगों में एकजुटता नहीं है। दूसरा मुश्किल है कि किसी भी अंग के पास जितनी ऊर्जा की जरूरत है उतनी ऊर्जा भी उनके पास नहीं है। यानी सारे अंग गरीब हैं, उनको रोज कमाना, रोज खाना भी नहीं होता। हृदय को पंप करने के लिए आज की भाषा में कहूं तो 5 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत है, तब उस बेचारे को रोज 4 कैलोरी मिलता है, 1 कैलोरी के लिए भिखमंगी करता है। तो कहां से श्रमदान कर लेगा वो? श्रमदान तो वही कर सकता है जो समृद्ध है। महीने में 4 दिन श्रमदान कर लिए, चलो कोई बात नहीं है, 25 दिन में जितनी आमदनी है उतने में तो हमारा घर चल जाता है जी। तो प्रत्येक छुट्टी के दिन हम जाकर के मंदिर में सेवा का काम कर लेंगे। मंदिरों में सेवा का काम वही व्यक्ति कर सकता है जो 4 दिन की छुट्टी में जिसके घर का बैलेंस खराब नहीं है। तो हमारे शरीर के अंग भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। यदि उनके पास समृद्धि है
तब दूसरे अंगों को सहयोग देंगे, श्रम दान देंगे। और खुद को चलने भर पैसे नहीं है, खुद को काम भर अगर ऊर्जा नहीं है, तो दूसरे को क्या सहयोग देंगे? मुश्किल यही हुआ है कि हमारे जो अंग हैं इनमें एकजुटता नहीं है। और दूसरा मुश्किल है कि स्वयं के लिए भी प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, तो दूसरे को क्या सहयोग करेगा? और ये दोनों चीजें जो बिगाड़ हुआ है हमारे शरीर में, ये बिगाड़ का मात्र एक कारण है हाइब्रिड। कल जायसवाल जी ने जो अपना अध्ययन रखा, आपने देखा कि आज से 50 साल पहले जो भारत में जो परीक्षण हुए, किसी भी सब्जी, किसी भी फल का जो न्यूट्रिशन वैल्यू था, आज फल और सब्जी वैसा ही दिखता है, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू में 80-90% की गिरावट हुई। ये हाइब्रिडिंग ने हमारे शरीर को इतना अधिक बर्बाद किया है। पेट तो भर जाता है, हाँ, पेट तो भर जाता है, लेकिन क्या मात्र पेट भरना ही शरीर की जरूरत है? नहीं, शरीर को ऊर्जा की जरूरत है। उस ऊर्जा की जरूरत के लिए हम पेट भरते हैं। अभी क्या हो गया है? पेट भरने के लिए भोजन करते हैं, ऊर्जा के लिए भोजन नहीं करते। कैसे भी शाम में पेट भर जाए इसकी चिंता होती है, कल काम करने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत है इसकी चिंता नहीं होती। ना तो हम चिंता करते हैं, और ना हमारी सरकार चिंता करती है, और ना हमारे डॉक्टर चिंता करते हैं। तो हम यदि अपने शरीर में एक ऐसी स्थिति पैदा करें कि हमारे शरीर के सभी 12-15 अंगों के उपांग आपस में एकजुट हो जाए, किस काम के लिए? श्रम दान के लिए, और सभी के पास समृद्धि आ जाए। हृदय को 24 घंटा काम करने के लिए अगर 5 कैलोरी की जरूरत है, तो उससे प्रतिदिन 6 कैलोरी की आमदनी यदि आ गई, तब वह श्रमदान करेगा। यानी दूसरे अंग में विकार आ गया, तब दूसरे अंग में विकार आने पर भी ये अंग मदद करेगा। अब यहां पर औषधियों का जो इंटीग्रेशन है वो किस प्रकार से काम करता है और क्यों इसकी जरूरत है? अब जो संकट हुआ है ये तो हो गया, रातों रात इस संकट से बाहर नहीं निकला जा सकता। हाइब्रिड का जो संकट है, आप चाहोगे कि 1 महीने में हम अपने परिवार को हाइब्रिड के संकट से बाहर निकाल दें, संभव नहीं है। पूरा का पूरा बाजार और पूरा का पूरा किसानों का प्लेटफॉर्म हाइब्रिडिंग से पट गया है। आप कैसे निकलेंगे इस संकट से? एक ही रास्ता है, और वो है पंचगव्य औषधियों का इंटीग्रेशन। मेरी जहां तक समझ गई है और जहां तक मेरी दृष्टि गई है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब हमारे शरीर में विकार होता है और उस विकार के समय हमारे शरीर के अंगों में एकजुटता नहीं है, और न ही किसी अंग के पास पर्याप्त ऊर्जा है काम करने की, ऐसे में जब पंचगव्य औषधियों का सूक्ष्मीकरण वाला हिस्सा जब हम दे देते हैं, तो शरीर में 2 कार्य होते हैं। एक कार्य होता है अंगों में एकजुटता, क्योंकि ये जो पंचगव्य की औषध या सीधे ताजा पंचगव्य जब हमारे शरीर में जाता है, तब किसी अंग विशेष के लिए नहीं जाता। यह जाकर हमारे पाचन तंत्र में जाता है, और पाचन तंत्र से रक्त में घुलता है, और रक्त से घुल करके, रक्त में घुल करके सभी कोशिकाओं में चली जाती है। इसके कारण एकजुटता है, सभी को सम का भाव। मंदिरों में यदि हम भेद कर दें, मंदिरों के प्रवेश पर यदि हम भेद कर दें, कैसा भेद कर दें कि जी ब्राह्मण है वो तो गर्भगृह तक जाएगा, जो क्षत्रिय है वो तो मंदिर के वासल तक ही जाएगा, द्वार तक ही जाएगा,
जो वैश्य है वो तो मंदिर के विमान तक ही प्रवेश उसका होगा, और जो शूद्र है वो तो मंदिर के बाहर ही हाथ जोड़कर खड़ा होगा। यदि ऐसी व्यवस्था रही तभी समाज टूटता है। लेकिन यदि समरूपता हो जाए कि सभी को सभी जगह प्रवेश मिल जाए, सभी एकजुट हो जाते हैं, नहीं सब बराबर है। दुनिया में जितनी भी औषधियां हैं उनमें यही भेद है, और पंचगव्य की औषधियों में यही अच्छा है, एक अच्छा गुण है कि शरीर में जाकर सभी अंगों में, हमारे शरीर के खरबों कोशिकाओं में, सेल्स में समरूपता के साथ प्रवेश करके सबको एकजुट कर देता है, सारे एकजुट, और सभी को उसकी जरूरत के हिसाब से, जिसको जितना चाहिए उस जरूरत के हिसाब से उनको वो न्यूट्रिशंस वैल्यू मिल जाता है। तो गांव का पुलिया टूट गया, टूट जाने दो, गांव एकजुट है, श्रमदान से तुरंत बाईपास बन गया। मान लो, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम भारत देश के लोगों को कोई भी ऐसा संकट ना आए, ऐसी बीमारी नहीं आए। यदि कुछ आ गया, समझो कि कैंसर का एक गांठ हो गया, और यदि पंचगव्य की औषधियों का सूक्ष्मीकरण का हिस्सा यदि हमने दे दिया, तब क्या होगा? सबको एकजुट करने का काम हुआ। और दूसरा, जो न्यूट्रिशन वैल्यू पंचगव्य की औषधियों में दूसरा घनत्व वाला कौन सा हिस्सा है? पहला सूक्ष्मीकरण वाला हिस्सा है जो श्रमदान का काम करेगा, और दूसरा हिस्सा कौन सा है? जो हम घनवटी देते हैं, घनवटी में सीधे हम चूर्ण मिलाते हैं, यानी इससे थोड़ा अधिक घनत्व वाला है, वो पंचायत का फंड है। बाईपास तो बना दिया श्रमदान से, और पंचायत में थोड़ा सा पैसा था, उससे रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया, और अब जरूरत पड़ेगी ब्रिज के निर्माण के लिए बड़े फंड का, वो हमें भोजन से प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे ही शरीर में कोई संकट शुरू होता है, यदि वह मरीज गव्यों के प्रभाव में है, तो रिपेयरिंग का काम तुरंत शुरू हो जाता है। और मान लो वह व्यक्ति अज्ञान है, शरीर के अंगों में एकजुटता नहीं है और समृद्धि नहीं है, तो वही हाल होगा कि गांव का पुल टूट गया, सबको मुश्किल हो रही है, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई 10 किलोमीटर घूम करके जा रहा है, और सभी लोग गालियां पक रहे हैं, प्रशासन ठीक नहीं है जी, व्यवस्थापन ठीक नहीं है, देखो इतने साल से पुल टूटा है, ये है, अभी पुल थोड़ा सा टूटा था, फिर पूरा टूट जाएगा, अभी छोटी सी गांठ हुई थी, फिर बड़ा गांठ हो जाएगा, फिर बड़ा गांठ हो जाएगा, और फिर कैंसर फूट जाएगा। लेकिन यदि व्यक्ति गाय के गव्यों के प्रभाव में रहता है, तो शरीर के अंग स्वतः श्रम दान करके एक बाईपास का निर्माण कर लेंगे। पंचगव्य में जो घनवटियां हैं, जिसमें ज्यादा घनत्व वाली वनस्पतियां हैं, ये पंचायत के फंड की तरह काम शुरू कर देंगे रिपेयरिंग का। और जब व्यक्ति किसी गविसिद्ध के पास जाएगा, ऐसा मरीज, और गविसिद्ध जब उसको और भी कई औषधियां लिखेगा, तो समझ लो वो कलेक्टर ऑफिस का फंड है, थोड़ा काम और ऊपर उठेगा। और यदि आपने उसको पथ्य का निर्धारण कर लिया, यानी न्यूट्रिशन की पूरी सप्लाई कर दी, जैविक अनाज, फल फूल और सब्जियों के माध्यम से, तो ब्रिज बनने का पूरा फंड मिल गया, और कोई भी शरीर में संकट होने दो, पूरा का पूरा रिपेयर हो जाएगा। यही है पंचगव्य औषधियों का दूसरी औषधियों के साथ इंटीग्रेशन का सूत्र। क्यों करना चाहिए इंटीग्रेशन? और मैं पिछले लगभग देखो 3 वर्षों से, खासकर 3 वर्षों से, जब से पंचगव्य विद्यापीठम जो है पुत्ताग्राम में स्थापित हुआ है, तब से इस विषय पर मैंने काफी जोर दिया है
कि इंटीग्रेशन करके देखो, और इंटीग्रेशन करके जो हमने देखा है, कभी मरीज तो छोड़ दो, कभी मुझे निराशा हाथ नहीं लगी है, कभी नहीं। केवल शर्त एक है, और वो शर्त मेरा नहीं, वो शर्त महर्षि वाघभट्ट जी का है। महर्षि वाघभट्ट जी ने मरीजों के चरित्र को जो बताया है, मरीज का गुणधर्म जो बताया है कि मरीज होने का क्या क्या गुण है। मरीज होने का भी अपना गुण है, 4 गुण होते हैं मरीज में। यदि 4 गुण वाला मरीज है और उस मरीज को कैसा भी संकट है और आपने अच्छे से उसको निर्देशित कर दिया, उसके पथ्य का सही सही विवरण दे दिया, तो मुझे तो कभी निराशा हाथ नहीं लगी। मरीज तो दूसरे नंबर पर। जब हम मरीज की चिकित्सा करते हैं तो मरीज से ज्यादा हमें उस मरीज की चिंता होती है, तो कभी मुझे निराशा हाथ नहीं लगी। लेकिन मरीज के पास स्वयं अगर उसको मरीज होने का गुण धर्म नहीं है तो बात ही अलग है, वो मरेगा ही। वो कहते हैं जो खुद जीना नहीं चाहे उसे ईश्वर क्या जिला देगा। मरीज यदि खुद अपने को निरोगी होना ना चाहे तब आप भगवान होकर के भी कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो मरीज को जीने की आस होनी चाहिए। मरीज यदि जीने की आस में है, मरीज होने के अपने गुण धर्म का वो पालन कर रहा है, तो निराशा हाथ नहीं लग सकती। प्रकृति ने उसकी जितनी सांसें तय कर रखी है उतनी सांसें तक वो जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा, उसके शरीर में वेग रहेगा। और यदि उसकी सांसें छिन्न हो गई है, पूरी हो गई है, तो कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, उसका शरीर गतिविहीन हो जाए। तो क्या गुण धर्म है मरीज का? आप गवेषक होने से पहले प्राथमिक कक्षाओं में मरीज होने का गुणधर्म, शिष्य होने का गुणधर्म, वैद्य होने का गुणधर्म और औषधियों के गुणधर्म, इस सारा कुछ महर्षि वाघभट्ट जी के सूत्र को पढ़ाया है। मरीज होने का सबसे पहला गुण है कि वह दर्द को झेलने वाला हो। आपसे कभी भी पेन किलर का डिमांड नहीं करने वाला। ये मेरी बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, महर्षि वाघभट्ट ने कहा है कि मरीज होने का पहला गुण है कि मरीज दर्द को सहने वाला हो। दूसरा, यदि आपने पेन किलर दिया, यदि उसकी बीमारी का दर्द खत्म हो गया, तब शरीर कभी भी उस बीमारी को रिकवर नहीं करेगा। शरीर को आभास होना चाहिए कि शरीर के इस हिस्से में ये संकट है और इस संकट के कारण हमें दर्द है, तभी शरीर उसको रिपेयर करेगा। और यदि किसी व्यवस्था के कारण आपने दर्द को भुला दिया तो शरीर भी भूल जाएगा कि कहीं संकट है। और शरीर यदि भूल गया कि संकट है तो निवारण कहां से मिलेगा? मिल ही नहीं सकता निवारण। तो दर्द को सहने वाला हो, सबसे पहली बात। मरीज वही है जो अपनी पीड़ा को सह ले। और दूसरा है अभिव्यक्ति करने वाला, अपने दर्द का सही सही आपसे बताने वाला, अपनी समस्या को छुपाने वाला है। आप कुछ नहीं कर सकते। उसके शरीर की जितनी समस्या है उसे वह आपकी भाषा में, उसे आपकी भाषा में वह आप तक सही सही अभिव्यक्त कर सके, ऐसी अभिव्यक्ति वाला मरीज को। और तीसरा गुण है कि वह वैद्य की सलाह मानने वाला। यह तीसरा गुण है मरीज का। आपने कहा सूर्योदय के समय पित्त समन चूर्ण का सेवन आप छाछ के साथ करो, करेगा वो तो ठीक होगा। और आपने कहा सूर्योदय के समय, तब आपसे वो जिक्र कर रहा है, जी मैं तो सोकर उठता ही हूं 9 बजे। आप क्या करोगे इस मरीज का? कुछ नहीं कर सकते। तो वैद्य के निर्देश को 100% मानने वाला मरीज ठीक होता है।
अपनी पीड़ा को डॉक्टर तक, गविष्ठ तक सही सही अभिव्यक्त करने वाला मरीज ठीक होता है। अपनी समस्याओं की पीड़ा को झेलने वाला मरीज ठीक होता है। और जिसे जीवन जीने की आस है वो मरीज ठीक होता है। अब वो मान बैठा है, जी मुझे तो ये संकट आ गया कि अब मैं तो मर जाऊंगा, जीऊंगा नहीं, आप लाख औषधि दे दो, वो नहीं जीने वाला। तो वाघबड़ जी कहते हैं कि मरीज होने के ये गुण हैं और ये गुण अभी है, और आपके जैसा योग्य वैद्य अगर उसको मिल गया, गविष्ठ मिल गया, तो निराशा कभी हाथ नहीं लगती, कभी नहीं। और ये आपने देखा है काम करते हुए, बहुत सारे आप जैसे गविष्ठ शेयर करते रहते हो आप लोग कि डॉक्टर ने तो कह दिया था 3 महीने के बाद मर जाओगे, आपके यहां गोमूत्र पीना शुरू किया, 3 साल हो गया, अभी तक जिंदा है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं आपके साथ होती रहती है। ये जो बीच बीच में जो आते रहता है ना, जी पंचगव्य भी लिया, गोमूत्र भी किया, फिर भी पिताजी नहीं बच पाए। कैसे बचोगे? बचेंगे? तुम्हारे पिताजी को रोगी होने का कोई गुण धर्म तो था ही नहीं, तो क्या कर लेगा गविष्ठ, और क्या कर लेगी पंचगव्य की औषधियां, और क्या कर लेगी गाय, क्या हो जाएगा प्रकृति से। तो जो मरीज आते हैं उनमें ये भाव जागृत करो आप कि आप बीमार हो, मरीज हो, तो ये 4 गुण विकसित करो अपने में। ये 4 गुण यदि आपने विकसित कर लिया तब आपके लिए हम कुछ कर सकते हैं। और ऐसे में पंचगव्य की औषधियों का इंटीग्रेशन पार्ट आप लगा दो। समय और 3 मिनट ही समय है। एक और विषय था, अब इसी में से ले लो। हाँ, इसी में से कोई बाइट्स ले मीडिया। औषधियां जो सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म वो कौन है? मातृ औषध, जो अभी हमने तैयार किया, सबसे सूक्ष्म है। उससे ऊपर कौन है? अर्क और एनवटिक, थोड़ा अधिक है